अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो के अंदर चैप्टर 14 का सेक्शन 171 से लेकर 176 को हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब सेक्शन 171 ये कहता है कि जो कंप्लेनेंट हैं और जो विटनेसेस हैं उनको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो पुलिस वालों के साथ अदालत जाएं, और ना ही आपने उनके साथ गैर ज़रूरी किस्म की ज़बरदस्ती करनी है, और ना ही आपने उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अदर देन देयर ऑन बॉन्ड। ठीक है। और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कंप्लेनेंट और विटनेसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट बॉन्ड करने से इनकार कर सकते हैं, तो फिर पुलिस उनको कस्टडी में भेजेगी मजिस्ट्रेट की तरफ, और मजिस्ट्रेट की भी मर्ज़ी है या तो उनको डिटेन करे, या जब तक वो अपना एग्जीक्यूट बॉन्ड नहीं करते, या जब तक केस की हियरिंग कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद है सेक्शन 172 डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। इसमें यह बताया गया है जो पुलिस ऑफिसर है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी भी मुकदमे की, वो अपने पास एक डायरी ऑफ प्रोसीडिंग रखेगा और उसके अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड करेगा। यानी किस टाइम उसको इन्फॉर्मेशन मिली, किस टाइम इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ख़त्म हुई, कि किस जगह कौन सी जगहों को उसने विज़िट किया। ठीक है। जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसने को वो रिकॉर्ड करेगा, जो उसको डिस्कवर हुए, जो उसको मिले। ठीक है ना। तो ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान अदालत, क्रिमिनल कोर्ट ये डायरीज उससे पूछ सकती है कि भाई हमें दिखाओ। ठीक है। अब ये जो डायरीज हैं एज ए सबूत पेश नहीं होंगी, आपने ये जहन में रखना है, डायरीज आर नॉट एविडेंस। हाँ, बट इससे अदालत को ज़रा हेल्प होगी कि इस बंदे ने क्या क्या और किस तरह काम किया है। अच्छा जी। अब जो अक्यूज है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, या उसके जो वकील हैं, वो ये डिमांड नहीं कर सकते कि हमें डायरीज दिखाई जाए। ठीक है ना। अब अदालत में अगर पेश हो रही है तो अदालत अपनी सहूलत के लिए वो देख रही है ना भाईजान, आपके लिए थोड़ी है वो। ठीक है। हाँ, डायरीज इस्तेमाल होती हैं कुछ केसेस के अंदर, अगर पुलिस ऑफिसर जो है ना वो उनको इस्तेमाल करता है अपने फैक्ट्स को रिमेंबर करने के लिए। उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं डायरी के अंदर, उसको याद नहीं आ रही होती, या फिर जनाब बाज़ औक़ात अदालत उस जो है ना डायरी को इस्तेमाल करती है टू चैलेंज द ऑफिसर्स टेस्टिमनी। अगर ऑफिसर पुलिस वाले ने कुछ बात की है तो अदालत देखे कि वाकई डायरी के अंदर वो उसने वो चीज़ लिखी थी या नहीं लिखी थी, कहीं वो अब अपनी बात से मुकर तो नहीं रहा कि डायरी में उसने लिखा था कि मैं फ़लाँ जगह जो है ना फ़लाँ जगह पे मैंने विज़िट की, डायरी में ये लिखा हुआ है, लेकिन वैसे वर्बली कुछ और बात कर रहा है, तो उस सूरत में अदालत उस डायरी का इस्तेमाल कर सकती है। उसके बाद है सेक्शन 173, ये बड़ा अहम है, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है ना बगैर किसी डिले के आपने कंप्लीट करनी है, अगर आप पुलिस ऑफिसर्स हैं। ठीक है ना। और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है ना वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ज़रिए वो एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को भेजेगा, उसके अपने का इलाके का जो मजिस्ट्रेट है। ठीक है। अब उस रिपोर्ट के अंदर नाम लिखे होंगे फरीकैन के, इन्फॉर्मेशन क्या मिली, कंप्लेंट क्या मिली, किन लोगों के से मिले, सारा ईच एंड एवरीथिंग वो लिखेगा। अगर अक्यूज्ड, अगर उसको उसने अरेस्ट किया है, यानी किसी बंदे पे शक होता है, तो उसको वो कस्टडी में भेजेगा, या उसको वो बॉन्ड पे रिलीज़ किया है, या अगर रिलीज़ किया है तो या विद या विदाउट श्योरिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा। इसके अलावा ऑफिसर जो है ना वो इन्फॉर्म करेगा उस शख्स के बारे में भी बताएगा जिसने फर्स्ट टाइम अदालत पुलिस को ये बताया कि सर ये जुर्म हुआ है। ठीक है ना। और उसके बाद उस पुलिस ने क्या एक्शन लिया, ये भी सारा कुछ वो उस रिपोर्ट के अंदर बताएगा। इसके अलावा अगर वैसे तो इन्वेस्टिगेशन 14 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होती है, अगर नहीं होती 14 दिन कौन से, जब आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो फिर वो एक इंटरम यानी कि एक टेम्परेरी रिपोर्ट बनाता है और वो भेजेगा 3 दिन के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट की तरफ। ठीक है ना। अच्छा जी, वो अब अदालत अगर समझे तो वो उस इंटरम रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर भी ट्रायल शुरू कर सकती है। ये आप यानी कि इसके पास ऑप्शन है। अच्छा जी, अब इसमें ये होता है कि जो सुपीरियर ऑफिसर है ना, वो जनाब ये रिपोर्ट्स जो है ना वो सबमिट की जाएंगी। यानी जो अफसर है वो अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को ये देगा, वो यानी कि जाके अदालत में ये जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने ये रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। अच्छा जी, तो जब तक मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई ऑर्डर पेंडिंग है, तो सुपीरियर जो ऑफिसर है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकता है कि यार ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो। अच्छा जी, अगर रिपोर्ट्स ये दिखाती है कि एक अक्यूज़ को इन्होंने बॉन्ड के ऊपर रिलीज़ किया हुआ है, तो मजिस्ट्रेट फिर उसको डिसाइड कर सकता है कि उसको डिस्चार्ज करना है या उसका बॉन्ड मॉडिफाई करना है। यानी कि अदालत के मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि उसकी मर्ज़ी है उसके बॉन्ड को डिस्चार्ज करे या मॉडिफाई कर दे। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर अक्यूज़्ड रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए, तो फिर इंक्वायरी से पहले या ट्रायल से पहले आप उसको देंगे और वो उसकी पेमेंट करेगा।
अच्छा जी, जब आप रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं ना, तो उसमें पुलिस जो है ना साथ में विटनेसेस भी प्रोड्यूस करती है, एंड मैजिस्ट्रेट विल देन बाइंड दीज विटनेसेस टू अपीयर ऑन द ट्रायल डेट। तो रिपोर्ट के साथ जो आपने विटनेसेस भी भेजे थे मैजिस्ट्रेट की तरफ, अब मैजिस्ट्रेट उनको कहेगा कि भाईजान फलां दिन पे आपने शामिल आना है जब ट्रायल की डेट होगी। उसके बाद सेक्शन 174, इसमें यह है कि अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है कि एक शख्स ने खुदकुशी की है, या एक शख्स ने किसी का मर्डर किया है किसी एनिमल के ज़रिए, मशीन के ज़रिए, या एक्सीडेंट के ज़रिए, या किसी भी सूरत में किसी शख्स का कत्ल हुआ है, वो सारा कुछ जो है ना पुलिस जब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो जो पुलिस का इंफॉर्मेशन जो इंचार्ज होगा पुलिस थाने का, वो जनाब एक्टिव हो जाएगा और इमीडिएटली कोई ना कोई इकदाम उठाएगा। वो सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा नियर मजिस्ट्रेट को, बताएगा कि सर जी ये मामला हो गया, एंड उसके बाद वो क्या करेगा, वो जाके वो जो क्राइम सीन है वहाँ पे जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगा। उसको अगर डेड बॉडी मिली है तो किस सूरत में मिली है, कैसे मिली, ये सारा देखेगा। अच्छा जी, इसके अलावा उस इलाके के लोकल जो लोग हैं, दो भी मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो उनको भी अपने साथ मिला लेगा, ताकि सीन इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वो देखेगा कि भाई एपरेंट कॉज ऑफ डेथ है, अगर एक बंदे का मर्डर हुआ तो किस वजह से हुआ है, वो किस वजह से यानी हुआ है। अच्छा, उसकी बॉडी पे कोई वुंड्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, ब्रूसेस हैं, इंजरीज हैं, वो भी देखनी पड़ेंगी। किस इंस्ट्रूमेंट या किस वेपन के साथ उसका मर्डर, वो सारा कुछ देखेंगे। यानी कि ये साथ में ये भी देखेगा अगर सस्पिशियस या अननेचुरल डेथ है तो वो क्यों है, खुदकुशी की है, जहर खाया, वाट सारा कुछ वो एग्जामिन करेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड इंश्योर करेगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी अगर ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर भी साइन करेगा, जो विटनेसेस प्रेजेंट होंगे वो भी साइन करेंगे, और वो रिपोर्ट आपने कंसर्न मजिस्ट्रेट को भेजनी है। अगर कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि ये बंदे के इसका मर्डर कैसे हुआ है, ये क्यों मरा है, तो और ऑफिसर अगर इसको अगर वो कंसीडर करता है नेसेसरी, तो उस डेड बॉडी को आपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो नियरेस्ट सरकारी ऑफिस जो हॉस्पिटल होगा, सिविल सर्जन होगा, उसकी तरफ भेजना है। ठीक है ना। और बॉडी को इस तरह आपने ट्रांसपोर्ट करना है कि उससे वो बॉडी यानी कि मजीद डैमेज ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, डिटरमाइन करेगा कि भाई जो किन सर्कमस्टांसेस के अंदर इस बंदे एक बंदे का की मौत हुई है, और ट्रायल और लीगल एक्शन लेने से पहले पहले ये ज़रूर जो है ना मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट करेगा और ये डिटरमाइन करेगा कि भाई किन हालात के अंदर एक बंदे की ये मौत वाकई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 174 ए ग्रीवियस इंजरी बाय बर्न्स। अच्छा जी, देखें अगर एक पर्सन है वो जो है ना जल गया है और आग के ज़रिए वजह से, या केरोसिन या एसिड या केमिकल की वजह से, तो आपने सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर के पास उसको लेके आना है, ऑन ड्यूटी जो होगा। ठीक है। और साथ में जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा उसको भी आपने रिपोर्ट करना है, एंड पे साथ में इन्फॉर्म करना है नियरेस्ट जो भी मजिस्ट्रेट है उसको। ठीक है जी। मेडिकल ऑफिसर जो ड्यूटी है ना, वो इंजर्ड बंदे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी करेगा, जैसे वो उसके पास आएगा पूछेगा भाई कैसे जले हो, क्या हुआ। ठीक है। और अगर यानी कि मजिस्ट्रेट भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। अगर वो इंजर्ड पर्सन जो है ना वो बयान देने के काबिल है। अच्छा, रिकॉर्ड करने से पहले ये मेक श्योर करें कि वो जो जख्मी बंदा है वो किसी खौफ में या दबदबे में या दबाव में तो नहीं है। उसकी जो भी स्टेटमेंट होगी वो आपने सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और ऑफिसर इंचार्ज को भेजनी है। अच्छा जी, अगर इंजर्ड पर्सन कैन नॉट मेक स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दे सकता, तो मेडिकल ऑफिसर के सामने जो भी उसने स्टेटमेंट दी वो सील्ड कवर में लगा के मजिस्ट्रेट की तरफ या ट्रायल कोर्ट को भेजेगी। अगर वो मर जाता है तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट होगी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यानी एज अ एविडेंस के तौर पे पेश की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 175 पावर टू समन पर्सन, पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 174 के तहत रिटन ऑर्डर के जरिए किसी भी दो या दो से ज़्यादा लोगों को अपने पास बुलाएगा केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है। और उनको कहेगा जी आप इन्वेस्टिगेशन में ताउन करें, अटेंड करें, सवाल दें। ठीक है। हाँ, सिर्फ उन सवालात का वो जवाब नहीं देंगे जिसकी वजह से वो बेचारे फंस जाएं। अच्छा जी, अगर कोई फैक्ट्स ये इंडिकेट नहीं करते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस ऑफिसर जनाब जो है ना, जो वो ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को फिर समन करे। ठीक है। और ना ही उनको वो मजिस्ट्रेट की अदालत ले जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 176 इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। अगर कोई शख्स है वो पुलिस कस्टडी में मर जाता है, यानी पुलिस वालों के हाथों मर जाता है, तो आपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेट करेगा।
ठीक है ना। वो इन्वेस्टिगेट करेगा, साथ में पुलिस को भी मिला सकता है, पुलिस के बगैर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब मैजिस्ट्रेट यहाँ पे ना हर किस्म की इंक्वायरी करेगा, सवाल करेगा, विटनेस से रिकॉर्ड करेगा एक विटनेस। इसके अलावा मैजिस्ट्रेट को अगर होगा तो अगर अगर एक डेड बॉडी है उसको दफना दिया गया है तो उसको दोबारा जो है ना वो डिग अप करके दोबारा भाई उसका जो एग्जामिन कर किया जा सकता है, ताकि देखा जाए कि उसके डेथ का रीज़न क्या है, वो पुलिस कस्टडी में मरा तो किस वजह से मरा, किसने मारा, किसी ने जहर दिया या तशद्दुद किया। दोस्तों ये थे हमारे सेक्शन 171 से लेकर 176। इस तरीके से हमारा जो 14 चैप्टर है सीआरपीसी का लॉ गेट के हवाले से वो कंप्लीट हो चुका है।